तो हाय पेरेंट एंड हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और इस बार हम लोग आ रहे हैं आपके साथ एक नया डिस्कशन करने के लिए, जो कि है नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक ईयर के बारे में। और वो बिलोंग करता है 8th स्टैंडर्ड के पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी फाइनल एग्जाम जस्ट इन अ वीक कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने ही श्री कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन बैच का डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलेंगे। और साथ ही साथ अपने इस ऑफलाइन बैच के सारे फीचर्स, फीस रिगार्डिंग बातें, उसी के साथ 8th स्टैंडर्ड में जो मेरे पास बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे थे, उनका रिजल्ट, उनका बिहेवियर और सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करने के लिए मिलेगा। ये वीडियो में खासकर मेरी ऑफलाइन बैच के सभी पेरेंट के लिए बना रहा हूं जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के पेरेंट है, उनके लिए। और इस वीडियो में देखने के बाद उन पेरेंट को ठीक से मुझे कॉल करके रिप्लाई करना है कि उनको सारी बातें समझ में आई है या नहीं। और साथ ही साथ अगर कुछ सवाल उनके माइंड में अगर क्रिएट होते हैं तो उन्होंने जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करना है, या तो उनके जो भी क्यूरीज है वो मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछना है। तो आई होप मैं इस वीडियो को एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप 9th स्टैंडर्ड के एकेडमिक सिलेबस को अपने बच्चे को मेरे पास ट्यूशन के लिए भेजने वाले हो ऑफलाइन बैच में, तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें मैं पूरी तरह से तैयार करूं, उनका बेसमेंट स्ट्रांग करूं 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ अपने चैनल के बाकी वीडियो कंटेंट्स को शेयर कीजिए, साथ में लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी कुछ और नई चीजें लेकर आने का। इस फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल अपने चैनल पे लगातार पोस्ट होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो अब हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और साथ में सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं डिटेल में। चलिए अब देखते हैं हमारे वीडियो का जो मेन उद्देश्य है बनाने का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा लेंदी लेवल का होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जो ट्यूशन में मैं सब कुछ नहीं बता सकता वो इस वीडियो में अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। आप उसको फिर से रिवाइंड करके भी सुन सकते हो, आपका जितनी बार मन चाहे उतनी बार देख सकते हो। इसीलिए ये बहुत एक वैल्यूएबल एसेट आपके सामने बन जाएगा एक वीडियो, और मुझे मीटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेझिझक आप कॉल करके आप कुछ भी आपका सवाल पूछ सकते हो। तो देखिए बात ऐसी है कि अपनी जो 9th स्टैंडर्ड की बैच है वो इस साल नहीं तो पिछले 10-15 सालों से 1st ऑफ द जून को शुरू होती है। अब इस 9th स्टैंडर्ड की बैच को 1st ऑफ द जून से स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजंस है, क्यों उसको 15 दिन पहले स्टार्ट करना पड़ रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। लेकिन ये जो आपका मीन्स शूट करने का जो मकसद है वो है आपके बच्चे के बारे में आपको सब कुछ बताना। तो सबसे पहला सवाल जो कि मैंने नोट डाउन किया था कि 1 जून मीन्स 1 जून 2026 से क्यों करना पड़ता है शुरू इस बैच को, ये अपना सवाल है। ये जो बैच है अपना 9th स्टैंडर्ड का, एक सिलेबस रिगार्डिंग और एक बड़ा एकेडमिक सिलेबस रिगार्डिंग चेंज आपके बच्चे के जो भी एकेडमिक सिलेबस में रेगुलरली जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट चेंज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर जब वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 8th स्टैंडर्ड में जब वो हुआ करता था, तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 सब्जेक्ट उसे होते थे। अब 9th में जाते ही वो सब्जेक्ट 9 या फिर 10 में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट्स। ओके, सबसे बड़ा रीजन है कि उसके सब्जेक्ट्स जो है वो इस बार बढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो उससे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ने के जो घंटे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, मैं उनके पीछे खड़ा हूं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ही करो कि वो ट्यूशन में दिया गया वर्क घर पर टाइम से पूरा करे, और उसके अपडेट आपको लेते रहना है कि वो ट्यूशन में एग्जैक्टली आज क्या कर रहा है, कल क्या करने वाला है। ये सब मैंने उनके पास रिटर्न में दिया होता है। अगले 10 दिन का प्लान मैं उनको देकर उसको एग्जीक्यूट करता हूं, उनके पास वो रिटर्न में होता है। तो सभी पेरेंट को पता होना चाहिए कि आज अपना बच्चा ट्यूशन से क्या पढ़कर आया है, कल क्या पढ़ने वाला है, ये सब उनके पास ऑलरेडी होता है। ये जो चेंज है यहाँ पे 7 और 9, 10 सब्जेक्ट वाला, ये चेंज उनके लिए थोड़ा सा ग्रास्प करने के लिए हार्ड होता है। और रेगुलरली जो
माइंडसेट उनका होता है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने का, सीखने का, वो जो है ना वो थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम पड़ जाता है और फिर यूनिट टेस्ट जल्दी से उनकी आ जाती है और वो डील नहीं कर पाते। तो ये एक रीजन है, सबसे मेजर रीजन है कि जिस वजह से आपके बच्चों को मैं 1 जून से बैच में बुलवा कर उनका सिलेबस स्टार्ट कर देता हूं और धीरे धीरे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको शुरू के 1 महीने में मैं कंप्लीट करता हूं, जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस को, और फिर आने वाले 1-1.5 महीने में हम लोग आगे के सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं और साथ में जो पीछे टीच किया हुआ है उसको रिवाइज भी करते रहते हैं। तो थोड़ा सा मेंटल बैकअप उनको मिल जाता है, टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाता है, 15 दिन का एक्स्ट्रा। इसीलिए ये बैच 1 जून से 1 जून से हम लोग शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट जो आपका सवाल है 1 जून से ही क्यों स्टार्ट करना है, तो ये है उसका एक स्पेसिफिक आंसर। आप चाहे तो एक बार आपके मन से भी सोचिए कि ये सही है या गलत है और कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस रिगार्डिंग आपके बच्चे के लिए इस वीडियो में कंटिन्यू चलने वाले हैं। और अब हम जाते हैं हम दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल यह है कि एडमिशन प्रोसेस जो है आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए अपने ट्यूशन में, एडमिशन प्रोसेस इस बार थोड़ा सा हम लोग नए लेवल पर लेके जा रहे हैं उसको। उसका रीजन ये है क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे एडमिशन 8th स्टैंडर्ड्स के अपने पास थे और पूरी तरह से बैच फुल हो चुकी थी। तो इस बैच के फुल होने के पीछे क्या रीजन है मैं नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगता है कि 8th स्टैंडर्ड में जब आपका बच्चा आता है तो उसके लिए एक नया रूल यहाँ पे बनाया हुआ है कि वो क्या हो सकता है 8th स्टैंडर्ड में फेल हो सकता है जब वो एक एकेडमिक सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ के फॉलो ना करे और 8th स्टैंडर्ड के पूरे करिकुलम में होने वाले जो भी यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट टर्म है एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट है, इसमें अगर वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं लाता है रिटर्न एग्जाम्स में, सबमिशन वो प्रॉपरली टाइम पर नहीं करता है, तो उसको वहां पर फेल किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने रूल 5th और 8th स्टैंडर्ड के लिए बनाया हुआ है। सो ये रूल जो है बच्चों के माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, क्या मैं 8th स्टैंडर्ड में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसीलिए बच्चे थोड़े से डरे हुए थे लास्ट ईयर। इसके पहले भी 2 साल से वो रूल चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। तो उस वजह से अपने पास जो है एडमिशन उसी वजह से एडमिशन जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा एडमिशन यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड के हुए थे। मुझे लगता है कि नियर अबाउट 40 एडमिशन हम लोग 8th स्टैंडर्ड के ऑब्जर्व कर रहे थे हमारी पूरी बैच में। फिर भी मैंने बहुत सारे एडमिशंस कैंसिल किए और स्पेस की वजह से उनको मैंने निगलेक्ट किया और उनको नहीं लिया मैंने ट्यूशन में क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ था। तो उन्हीं सभी बच्चों के साथ मैंने बैच फुल थी, उन्हीं सभी बच्चों के साथ पूरा 8th का एकेडमिक सिलेबस कंप्लीट करवाया। अब ये जो बैच है अपनी, ये बैच अब 9th स्टैंडर्ड में जाने वाली है। इसमें स्ट्रेंथ उतनी ही है जितनी स्टार्टिंग में थी 8th स्टैंडर्ड के शुरुआत में। सो 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास एक्सटर्नली एडमिशंस आएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी स्पेस की। इसीलिए एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा नए तरीके से हैंडल करने की कोशिश मैंने उसमें की है। तो मैं बता दूं ये एडमिशन प्रोसेस जो है अपनी वो ऑनलाइन तरीके से होगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक गूगल फॉर्म आएगा जिसमें आपको फोन से ही वो गूगल फॉर्म भरना है और सारे बच्चों के एडमिशंस उसी गूगल फॉर्म से मैं कंडक्ट करूंगा और मेरे पास एक शीट रेडी हो जाएगा जिसमें मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से बच्चे स्टार्टिंग से एडमिशन ले रहे हैं और फिर जो लास्ट के एडमिशंस हो गए उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए गूगल फॉर्म आउट होते ही आपको क्या करना है, तो छट से गूगल फॉर्म को भर देना है। और वो गूगल फॉर्म कैसे भरना है ये वीडियो थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अभी गूगल फॉर्म मेंटेनेंस में है, वो बन रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है उसका काम, वो आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके मिल जाएगा बहुत पहले। ओके, तो कोई डाउट मत रखिएगा माइंड में और बिल्कुल भी मत डरिएगा, आप आसानी से कर लोगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो ये रही एडमिशन प्रोसेस जो कि आपको 2 मई को आपको गूगल फॉर्म आउट होता हुआ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर आएगा। तो बने रहिएगा, उसका वेट कीजिएगा और आते ही गूगल फॉर्म आपको भरना है। उस फॉर्म को भरते वक्त आपको कितना पे करना है, क्या करना है, इस सबके बारे में मैं आपको गूगल फॉर्म के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पेरेंट्स के सोच के मुताबिक डिसाइड किया कि क्वेश्चन क्या होने चाहिए। कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है बच्चों के लाइफ में, और मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। 8वीं कक्षा में बच्चों की पढ़ाई किस तरह थी। अब ये सवाल ऐसा है, ये अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये सवाल है, ना कि किसी और के लिए। सो मैं चाहूंगा वीडियो आप देख रहे हो, आप अच्छे से सुनो
बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और आपको अगर अपने बच्चे के बारे में कुछ भी सवाल अगर पूछना है तो आप बिंदास वीडियो देखने के बाद कॉल कर सकते हो, आपको जरूर से उसका जवाब मिलेगा। तो मैंने ना अपने बच्चों का जो भी स्टडी था लास्ट ईयर, उसको एक शीट में मैं ले रहा था सभी 7 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों का, जिसमें मैंने सारे बच्चों के रिजल्ट जो है एक शीट पर लिए हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सब कुछ डेटा जनरेट हुआ है। और ये जो वीडियो है हम लोग पॉजिटिवली लेने के लिए पॉजिटिव बच्चों के बारे में बात करेंगे। मैं उनके वीडियोस इस वीडियो में उनके नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस साल इस 8 स्टैंडर्ड के सिलेबस को लर्न करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की है। उनके सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना, कि कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा जिन बच्चों ने सच में पूरी जान लगा दी थी अभी फाइनल एग्जाम के वक्त और साल भर वो अच्छी पढ़ाई कर रही है। उनमें नाम आता है आंचल, उसके बाद अनन्या, जीवन, साथ ही साथ ओम पांडे, कुछ और बच्चे जैसे कि श्रद्धा, वर्कड़, वेदिका, दड़वी, इन दोनों ने भी बहुत कुछ किया है। और भी बहुत सारे बच्चे जो कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम मैं स्पेशली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक थे और उनकी प्रिपरेशन पॉजिटिव थी। आंसर्स देने की पूरी पूरी कोशिश, मतलब अच्छे तरीके के आंसर प्रेजेंटेशन उनके थे, हैंडराइटिंग्स भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। वीक स्टूडेंट्स के बारे में मैं इस वीडियो में जानबूझकर बात नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप मेरे पास पर्सनली आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे में क्या आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। पर्सनली बता सकता हूं क्योंकि मैं पर्सनली उनके पास पूरा ध्यान दिए हुए था। तो ये रहा आपके बच्चों के जो 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई के बारे में। तो मैं ओवरऑल अगर पूरी बैच के बारे में बताऊं तो ये बैच बड़ी ही स्कॉलर बैच है, आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यहां पर ऑफलाइन बैच को डील करने में बनती है, उतनी ही इक्वल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी पेरेंट की भी है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर आप पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अदा करोगे तो आपका जो बच्चा है अपने आप से इंप्रूवमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों के पीछे हमेशा लगे हुए रहते हैं, मुझे उनके कॉल आते हैं, मेरे उनको कॉल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट भी इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में। तो मैं चाहता हूं कि एक नहीं दो नहीं सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और एक पॉजिटिव रिजल्ट अपने इस बैच का हम लोग मिलकर बनाए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन है 9th में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। तो यह सवाल बहुत ही जरूरी सवाल है। सुधार की क्या आवश्यकता है कि बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले वीकेस्ट सब्जेक्ट यहां पे अनाउंस कर देता हूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों में मुझे लगते हैं कि इन सब्जेक्ट पर उन्होंने पर्सनल लेवल पे वर्कआउट करना चाहिए, जिसमें मैं फर्स्ट सब्जेक्ट लूंगा इंग्लिश, सेकंड लूंगा मैथ और थर्ड लूंगा साइंस। ओके, ये 3 सब्जेक्ट जो है इनको अच्छी तरह से करने हैं। मुझे लगता है इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों को अपने आप से पर्सनली समझना होगा कि मुझे अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए वर्कआउट करना है, ना कि लर्निंग लेवल के लिए। लर्निंग करोगे तो सिर्फ एग्जाम में सर्वाइव कर पाओगे, आगे जाकर आप कुछ नहीं रहोगे। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाइए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझिए, जो कि मैंने इस बार लास्ट में आते आते बहुत सारे पैटर्न पेपर्स को डिस्कस किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ मैथ्स के एक पेपर का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी 8 स्टैंडर्ड को और 7 स्टैंडर्ड को मैंने दिया है मेरी तरफ से। सो बहुत कुछ मैं इस बार फाइनल एग्जाम के लिए कर रहा था। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सच बताता हूं, लेकिन कुछ बच्चे जो है बहुत ही पिछड़े हुए नजर आए। उन्होंने बहुत बार बताने के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं करी है। मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं जरूर आपको हर बच्चे का इंडिविजुअली आपको बता सकता हूं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पे वर्कआउट करना है और दूसरा आपको करना है मैथ के बेसिक पे वर्कआउट। ओके, सो डोंट वरी, बेसिक पे वर्कआउट करने के लिए अपने चैनल पर वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें 10 से 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर्स है और एक्सप्लेनेशन तो ऐसे लेवल का है जो आपके बच्चों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सो मैं कहूंगा कि जाकर उस वीडियोस में से बच्चों ने जरूर से उनको जो भी कंटेंट वहां पे टीच किया है उनको अच्छे से देखना चाहिए और उसको सॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि अभी समर वैकेशन में उनके पास टाइम होगा। ओके, सो साइंस का भी बेसिक को थोड़ा सा इंप्रूव उन्होंने करना चाहिए। साइंस का बेसिक जो होता है लाइक वोकैबुलरी, अलग अलग लेसन्स को रीड करना, 8 स्टैंडर्ड का पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना और उसके मीनिंग समझ में लेना, ये अगर करके आते हैं, जो बच्चे स्कॉलर है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है या फिर पढ़ाई कम हुई है उनकी,
ऐसे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे इंप्रूवमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करना। और साथ ही साथ स्टडी का थोड़ा सा टाइम उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अगर बढ़ाएंगे स्टडी का तो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट उनको एग्जाम में मिल सकता है और थोड़े से रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। पेरेंट ध्यान रखिए, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, वास्ट होने वाला है और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। साइंस में भी मैथ्स में भी बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस है। तो मैं तो उनके पीछे हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर उनको यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा बोर्ड पे, डोंट वरी। लेकिन उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज जिनका बेसिक लैक है उनका यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। और उन बच्चों के नाम चाहे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको दे दूंगा, जिनके बेसिक्स अभी भी बहुत वीक है, उनके नाम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा। मुझे जरूर से याद दिलाइए, आपको जरूर वो लिस्ट दूंगा मैं जिनके बेसिक्स वीक है। तो ये सवाल जो था आपका, ये था कक्षा 8वीं कक्षा में बच्चों की पढ़ाई किस तरह थी, इसका जवाब आपको मिल चुका है। 9वीं में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, तो 9वीं में इन तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए इंप्रूव करने की जरूरत है, पढ़ाई के टाइम को बढ़ाने की जरूरत है फ्रॉम डे 1। ओके, डे 1 से करेंगे तो आसानी जाएगी और धीरे धीरे उनको आदत भी उस चीज की लग जाएगी। क्योंकि अभी ट्यूशंस का टाइम जो है वो 2.5 से पौने 3 घंटा होने वाला है। लास्ट ईयर सिर्फ हम लोग 2 घंटे की बैच अपनी रखा करते थे 8th स्टैंडर्ड में। अब 9th स्टैंडर्ड में वो बैच जो है ना वो 2.5 से पौने 3 घंटे तक जा सकती है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, सब्जेक्ट भी ज्यादा है। तो अब जाते हैं, फी जमा करने का नया नियम क्या है। फीस जमा करने का नया नियम और कुछ नहीं है, आपको अपनी फीस एडवांस तरीके से पे करनी होगी। जैसे हम लोग पिछले साल फीस कलेक्ट किया कर रहे थे, जिसमें हम मंथ के कंप्लीशन के बाद फीस कलेक्ट करते थे। लेकिन इस बार 9th स्टैंडर्ड के साथ वो रूल अभी नहीं रहेगा। उनको मंथ शुरू होने से पहले ही विद इन 5 डेज उनको फीस पे करनी होगी और वो मंथ एडवांस में उनका कैरी होगा। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस रूल को ग्रास्प करे, इस रूल को एक्सेप्ट करे और साथ ही साथ जो रूल ये बनाया हुआ है, इस रूल की वजह से सबको आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं यहाँ पे फीस कलेक्ट करने की, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की जरूरत है, सभी पेरेंट्स और बच्चों के। सो उम्मीद करूंगा कि इस नए रूल को आप एक्सेप्ट करेंगे, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से और हर स्टूडेंट से। ओके, तो फीस आपको एडवांस तरीके में जमा करनी है। जैसे 1st ऑफ द जून को हमारा मैच शुरू होता है, तो लगभग 5th ऑफ द जून तक पेमेंट आपको कर देना है। मोस्ट पॉसिबली मैं ऐसे अरेंजमेंट करूंगा कि जब आप वो फॉर्म भरेंगे ना, गूगल फॉर्म, उसी में उसके फीस को मैं इन्वॉल्व कर लूं और वहीं से फीस कलेक्ट कर लूं। ये भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी पक्का नहीं बता सकता, क्योंकि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फॉर्म में जब आपको बताया जाएगा तब आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि फॉर्म में ही ऑनलाइन आपको फीस भरनी है या फिर अलग तरीका है कुछ, वो आपको मैं वहां पे बता दूंगा। अब ये रहा अपना नया और अगला क्वेश्चन, जिसमें बताना है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कॉल करके बताए और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट भी करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल चुकी है, लेकिन ये पॉइंट मैंने इसीलिए इसमें लिया है क्योंकि इंडिविजुअली मुझे इस बार कमेंट कलेक्ट करने हैं, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है। तो पेरेंट को वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार, पेरेंट्स ने वीडियो देखना है, स्टूडेंट्स ने नहीं देखना है। स्टूडेंट्स ने देखा और नहीं देखा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कंपलसरी ये वीडियो देखना है और मुझे कॉल करके बताना है कि आपको सभी बातें कैसी लगी या आपके कुछ सजेशंस क्या है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है। और अब रहा, आने वाले साल में बच्चों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव होगा, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। क्योंकि पिछले 2 साल से वो बच्चे मेरे अंडर स्टडी कर रहे हैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में, अब वो 9th में जाने वाले हैं और उनके जो भी डेली रूटीन है, उनका डेली टाइम टेबल जो है वो अभी डिस्टर्ब होने वाला है। सो वो कैसे डिस्टर्ब होगा मैं बता देता हूं। क्योंकि अपना जो 9th स्टैंडर्ड का बैच है ना, वो इवनिंग टाइम में होता है। सो बैच इवनिंग टाइम में होने की वजह से क्या होगा कि उनको जो आफ्टरनून में जो टाइम नहीं मिला करता था, अब वो टाइम वहां पे उनको फ्री मिलेगा और साथ में इवनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम वो एंगेज रहेंगे। आफ्टर 4:30 टू 7 o'clock 7:15 तक वो यहाँ पे ट्यूशन में रहा करेंगे। सो अब पहले जो फ्री टाइम उनको बाद में मिलता था, वो अब ट्यूशन के पहले वाले सेशन में मिलेगा, आफ्टर स्कूल एंड ट्यूशन के बीच वाला टाइम, जैसे कि 2:30 से लेके 4:30 का टाइम। और फिर वो बाद में लेट तक थोड़ा सा एंगेज रहेंगे ट्यूशन में, 3 घंटे के लिए या पौने 3 घंटे के लिए ट्यूशन हो सकती है। सो अब टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले थोड़ी सी आदत नहीं रहने की वजह से चलेगा, लेकिन बाद में उनको 1-2 महीने में उसकी आदत हो जाएगी। और एक एडिशनल और आखिरी बात मैं बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। आजकल जो है ना, मेरे पेरेंट के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, आजकल जो है ना, गर्ल्स स्टूडेंट जो है उनको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को आप
ट्यूशन तक छोड़ने के लिए आइए और ट्यूशन खत्म होने के बाद उनको लेने के लिए भी आइए। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से। इसका रीजन प्लीज मत पूछिए, सिर्फ आप इतनी बात करिए कि उनको छोड़ने और लेने के लिए आइए। और अब मैं अपने इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आपके मन में जो भी सवाल है, इससे कुछ अलग सवाल है तो कमेंट में पूछिए या फिर कॉल करके पूछिए। मुझे अगर लगा कि सोशली आंसर देना है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और नहीं लगा तो आपको वहीं पर इंडिविजुअली उसका जवाब दूंगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी जो इंफॉर्मेशन थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है, आप अच्छा ही रिएक्ट करेंगे, और बच्चों के प्रति आपकी जो लगाव है या आपको बच्चों को सुधारने की जो चाहत है वो मेरे अंदर भी उतनी ही स्ट्रांग है। हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, पेरेंट और टीचर को, तभी जाके अगली जनरेशन में उस तरह की कैपेबिलिटी आ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कमेंट करके बताइए बाद में, और कॉल भी कीजिए कि हमने ये वीडियो देखा है। मैं इंडिविजुअली मार्क करने वाला हूं कि कितने लोगों के कॉल आए। कॉल पक्का आपको करना है, कोई भी बंदा, कोई भी पेरेंट जो है वो कॉल को स्किप नहीं करेगा। वीडियो देखने के बाद आपको दिन में से कभी भी आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली कॉल करके बताना है कि आपने वीडियो देख लिया है। मैं आपकी आवाज में सुनना चाहता हूं। मुझे पूरी इसके अंदर वीडियो बनाने के बाद पूरी जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके कॉल से आएगी। थैंक यू वेरी मच पेरेंट एंड स्टूडेंट्स। आपका एकेडमिक ईयर यहाँ पे खत्म होने वाला है, तो बस बने रहिए इसी तरह से और जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।